शांत हो जाइए, बैठिए तेजी से। कहाँ था बाबूजी तुम? बारी दिन के बाद देख रहे हैं। चलिए शांत हो जाइए। कहाँ तक बता? दृष्टि निर्बंध, परसिस्टेंस ऑफ विजन, उसको तो बोले थे पढ़ने के लिए। चलिए फिर भी देख लेते हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि निर्बंध। दृष्टि निर्बंध क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन या दृष्टि निर्बंध क्या है? हम इससे पहले देखने की क्रियाविधि को, देखने के मैकेनिज्म को समझ चुके हैं कि हम किसी वस्तु को देखते कैसे, किसी वस्तु को देखते कैसे। अब समझिए, आप बात मत करिए, समझने का ध्यान दीजिए। हम किसी वस्तु को देखते कैसे हैं, इन बातों को आप समझ गए। किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ती है तो वस्तु उस प्रकाश को भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित करती है। उस परावर्तित प्रकाश का कुछ हिस्सा हमारे आंखों तक आती है और आंखों में प्रवेश करने के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के लेंस के द्वारा आंखों के रेटिना पर बनता है। जब आंखों के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यानी वस्तु को हम देखते तब है जब वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के किस हिस्से में बने? वस्तु को देखते तब है जब वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के किस हिस्से में बने? रेटिना पे बने। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तब हम उस वस्तु को जो देखते हैं तो उस देखने की संवेदना हमारे मस्तिष्क में कब तक बना रहता है? 1/10। यानी एक वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बना तो वह प्रतिबिंब हम कितने समय तक देखते रहेंगे? 1/10 सेकेंड तक देखते रहेंगे। यानी एक वस्तु की देखने की अनुभूति मस्तिष्क में कितने समय तक बना रहता है? कितने समय तक बना रहता है? 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। अगर 1/10 सेकेंड से पहले ही किसी दूसरे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया तब उस दूसरे वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। यानी एक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया और किसी दूसरे वस्तु का प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड से पहले रेटिना पर बन गया तो उस दूसरी वस्तु को हम नहीं देखेंगे, पहले वस्तु को ही देखते रहेंगे। तो रेटिना पर बने किसी प्रतिबिंब, रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखने की अनुभूति कितने समय तक के लिए रहती है? यानी हम दूसरी वस्तु को, एक वस्तु को देखें और दूसरी वस्तु को देखें, उसमें कम से कम 1/10 सेकेंड से ज्यादा का अंतर होना चाहिए। 1/10 सेकेंड तक हम एक ही वस्तु को देखते रहते हैं। इसी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, जिसका समय काल कितना है?
एक वस्तु के देखने की संवेदना जो 1/10 सेकेंड तक रेटिना पर बनी रहती है, किसी दूसरे वस्तु को हम 1/10 सेकेंड के बाद ही हम देखते हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब परसिस्टेंस ऑफ विजन का एक एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल से हमको समझ में आसानी से आएगा। जब कोई व्यक्ति किसी आग लगे गोले, रस्सी से बंधे आग लगा गोला को वृत्ताकार मार्ग पर हाथ से घुमाता है, तो हमारे आंखों को वो एक आग का वृत्त दिखाई पड़ता है ना? जब कोई व्यक्ति रस्सी से बंधे गोला में आग लगाकर उसे वृत्ताकार मार्ग पर हाथों से जब घुमाता है, तो हमारी आंखों को वह एक आग का वृत्त दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? आग का वृत्त दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या? इसका कारण है परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब ऐसा परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण वे हमें परसिस्टेंस, पीछे में क्या हुआ जी? ऐसा क्या हो रहा है? कभी आगे का कट रहा है, कभी पीछे का कट रहा है। काहे लाइन डिस्टर्ब हो रहा है जी बार बार? इससे पिछले क्लास में भी लाइन डिस्टर्ब हुआ था, एक बार देख लीजिए, चेक करा लीजिए। गर्मी का सीजन है, लाइन नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। हाँ, तो आग का वृत्त हमें क्यों दिखाई पड़ता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण। अब परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण क्यों वो आग का वृत्त आपको दिखाई पड़ता? कारण है कि उसको इतने तेजी से घुमाते हैं कि गोला स्थान का परिवर्तन 1/10 सेकेंड से पहले कर लेता है। ठीक है ना? यानी गोला घूम रहा है, गोला यहां पर है, गोला यहां पर है, गोला यहां पर है, गोला यहां पर आया, 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 इस तरह गोला घूम रहा है वृत्ताकार मार्ग पर। लेकिन यहां से यहां आने पर गोला को 1/10 सेकेंड से कम समय लगता है। फिर यहां से यहां आने पर 1/10 सेकेंड से कम समय लगता है। यानी 1/10 सेकेंड से भी कम समय में गोला अपने स्थान को इस वृत्ताकार मार्ग पर बदलते रहता है। और चूंकि 1/10 सेकेंड से कम समय में बदलने लगता है, तो यह सारा गोला रेटिना पर एक ही वस्तु के रूप में दिखाई देता है। ये गोला की भिन्न भिन्न स्थिति हमें तब दिखाई देगा अलग अलग, जब प्रत्येक गोला का स्थान में परिवर्तन 1/10 सेकेंड के बाद हो। लेकिन ऐसा होता जब हम गोला को तेजी से घुमाते हैं तो गोला भिन्न भिन्न स्थानों का जो परिवर्तन होता है वो 1/10 सेकेंड से पहले हो जाता है, जिसके कारण रेटिना को वो एक ही तरह का वस्तु दिखते रहता है और हमें एक गोलाकार वृत्त दिखाई पड़ते। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब मान लीजिए 10-15 फोटो खींच करके उसे प्रोजेक्टर के माध्यम से इस तरह प्रोजेक्ट करे कि एक प्रतिबिंब के बाद दूसरा प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड से पहले प्रोजेक्ट हो जाए, तो हमारे आंखों को सब कुछ एक जैसा लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा। फिल्म जो बनाए जाते हैं, आप देखे होंगे गानों सबका शूटिंग, ठीक है, गानों सबका देखे होंगे, गानों सबका जो शूटिंग होता है, कभी जो है अभिनेता अभिनेत्री नदी के किनारे हैं तो गाना के दूसरे बोल में दुबई चला जाता है। फिर गाना के तीसरे बोल में जो है वो कहीं और सड़क पर चला जाता है। 5वें बोल में जो है कहीं और चला जाता है, लेकिन और आपको लगता है कि एकदम एक समान तरीके से हो रहा। चलचित्र, अगर आप किसी गाने को, किसी भी बॉलीवुड गाने को देखे होंगे तो अभिनेता अभिनेत्री जो गाने को फिल्माते हैं, आप देखे होंगे सेकेंड सेकेंड पर पीछे का विजुअल बदल जाता है। कभी अभिनेता अभिनेत्री एक गाने के बोल में वह नदी के किनारे हैं तो गाने के अगले बोल में वो कहीं और रहते हैं, गाने के अगले बोल में कहीं और रहते हैं, गाना समाप्त होने पर कहीं और रहते हैं। ऐसा संभव है किसके द्वारा?
परसिस्टेंस ऑफ। हुआ क्या दोस्तों, गाना का शूटिंग हुआ अलग अलग। पहले नदी किनारे गाना को शूट किया कुछ भाग, फिर कुछ भाग दुबई में जाकर शूट किया, फिर कुछ भाग स्टूडियो में जाकर शूट किया, फिर कुछ भाग जो है मान लीजिए मुसल्लपुर हाट में शूट किया है। अल्लाह क्या करते हैं, शूट किया और इस तरह से 4 वीडियो बन गए। अब चारों वीडियो को एकदम एक जैसे दिखाना, तो एक वीडियो और दूसरे वीडियो के बीच का अंतराल 1/10 सेकंड से क्या रखना है, कम रखना है। हमारे आंखों को पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो अलग अलग है। 10-15 जगह शूट करके उसको एक वीडियो बना दिया जाता है और आंखों को पता भी नहीं चलता है। यह संभव हो पाता है किसके कारण, यानी एक वीडियो और एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो जो आएगा वो 1/10 सेकंड से कम समय में आ जाएगा, जिससे आंख अंतर नहीं कर पाते। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, परसिस्टेंस ऑफ विजन आगे आइए डिफेक्ट ऑफ आई पर। चलिए, निरंजन कुमार कर बिहार पुलिस का साइंस ऑब्जेक्टिव, साइंस होगा शायद, साइंस ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए। दोस्तों हमारे ऐप पर जाइए ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हर बैच में फ्री रहता है। क्या आप हमारे कोई बैच में चले जाइए, ऐप पर फाउंडेशन बैच में चले जाइए, दरोगा बैच में चले जाइए, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो क्लास है वो बिल्कुल फ्री है दोस्तों, फ्री है। तो आप उसको जाकर कर लीजिए निरंजन कुमार, और जाकर कर ही लीजिए। मार्केट में वही वीडियो का दाम जो है 500 रुपया 700 रुपया है, वो हमारे ऐप पर फ्री है, और वो भी डिटेल डिस्कस के साथ, वो भी कंप्लीट प्रश्न के साथ। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों डिफेक्ट ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन समझ गए, यानी रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक एक वस्तु के प्रतिबिंब जो बना रहता है, वो 1/10 सेकेंड तक रेटिना पर एक ही वस्तु का प्रतिबिंब बने रहने की क्रियाविधि ही परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण कई तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलती है। 2 एग्जाम्पल आपको दिए, जैसे अलग अलग जगह पर वीडियो शूट करके जब मिलाया जाता है तो हमारे आंखों को पता ही नहीं चलता कि अलग अलग वीडियो जो है मिलकर एक वीडियो बना हुआ है। ये हो पाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण। आइए दोस्तों अब समझते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, आंखों के दोष। अब हम क्या पढ़ेंगे, आंखों के दोष। आंखों में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वस्तुओं को देखने में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आंखों में कितने तरह के दोष हो सकते हैं, ठीक है, आज उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। और पहला दोष है दोस्तों शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस, इसको साइटनेस ही पढ़ते हैं, ठीक है, साइडनेस नहीं पढ़ते हैं। शॉर्ट साइटनेस, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं मायोपिया, या फिर निकट दृष्टि दोष। शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया, और हिंदी में से कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ये दोष है, ये आंखों की बीमारी नहीं है, इसे दोष पढ़ा जाता है, इसे बीमारी नहीं पढ़ा जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया क्या है? आंखों की ऐसी स्थिति जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे, परंतु दूर की वस्तु धुंधला दिखाई दे। दिखाई तो देता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे या स्पष्ट दिखाई न दे, तो आंखों के इस दोष को क्या कहते हैं?
निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब आंख को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु धुंधला या अस्पष्ट दिखाई न दे तो आंखों के इस दोष को क्या कहते हैं? आंखों के इस दोष को क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? बात समझ गए? निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई, हालांकि दिखाई तो देता है लेकिन वो धुंधला दिखाई देता है। आंख किसी भी तरह का रहेगा, दोष युक्त दिखेगा लेकिन स्पष्ट। निकट दृष्टि दोष वाले आंख भी दूर के वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है आंखों में, लेकिन वो धुंधला स्पष्ट नहीं बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है आप समझ गए? अब इसका कारण क्या है? अगर निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु धुंधला या अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो इसका कारण क्या है? आइए इसके कारण को समझते हैं। इसका पहला कारण है आंखों का दूर बिंदु। आंखों का दूर बिंदु अनंत से यानी कि इन्फिनिटिव से अनंत से कम हो जाना। आंखों का दूर बिंदु कहां होता है? अनंत, यानी जहां तक नजर जाए वहां तक। लेकिन इस दोष में आंखों का दूर बिंदु जो अनंत होनी चाहिए उससे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। निकट दृष्टि दोष होने का पहला कारण क्या है दोस्तों? आंख का दूर बिंदु अनंत से कम हो जाना। आंख का दूर बिंदु अनंत से कम हो जाना। दूसरा, नेत्र गोलक जिसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। नेत्र गोलक का व्यास, और नेत्र गोलक का जब व्यास बढ़ जाता है दोस्तों, मान लीजिए ये मोटा मोटी नेत्र है, ठीक है, और ये आंखों का लेंस है, ये आंखों का लेंस है, और ये क्या दोस्तों मान लेते क्या है? रेटिनो है। तो अब ये लंबा होगा, सॉरी, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ेगा तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं? मोटा मोटी आंख की तो पूरी संरचना बता ही दिए थे, आगे लेंस पीछे रेटिनो। तो निकट दृष्टि दोष उनको होता है जिसके नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है? बढ़ जाता है। नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है? बढ़ जाता है। और नेत्र गोलक का व्यास बढ़ने का परिणाम स्वरूप होता क्या है दोस्तों? नेत्र गोलक का व्यास बढ़ने के परिणाम स्वरूप लेंस, नेत्र लेंस तथा रेटिनो के बीच दूरी बढ़ जाती है। नेत्र गोलक का व्यास बढ़ेगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ने के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिनो से पहले बन जाता है। रेटिना दूर हो गया जी, तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है ना? वस्तु, सॉरी एक मिनट, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, क्योंकि निकट की वस्तु तो वह स्पष्ट रूप से देख पाती है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है जिसके कारण दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले जाता। पांचवा कारण, नेत्र लेंस का मोटा होना। नेत्र लेंस का छठा कारण, नेत्र
लेंस का वक्रता बढ़ जाना, वक्रता बढ़ जाना। अब वक्रता बढ़ेगा तो फोकस दूरी क्या होगी? सॉरी, वक्रता पर हम बात नहीं करेंगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। अब फोकस दूरी घट जाती है जिससे नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। फोकस दूरी घटेगा तो क्षमता बढ़ेगा जी। दोनों के बीच उल्टा रिलेशन है ना, D बराबर 1/f। तो f घटता है तो D बढ़ेगा। तो निकट दृष्टि दोष के कितने कारण आप दे सकते हैं? 6 कारण दे सकते हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, हम समझ रहे हैं, एक बार फिर से समझते हैं ताकि पूरा क्लियर। शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया या निकट दृष्टि, शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जब आंख को निकट की वस्तु दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु धुंधला या अस्पष्ट दिखाई। निकट दृष्टि दोष में वस्तु आंख निकट के वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर स्थित वस्तु अस्पष्ट देख। निकट दृष्टि दोष का पहला मुख्य कारण आंखों का दूर बिंदु अनंत से। निकट दृष्टि का दूसरा कारण नेत्र गोलक का व्यास। निकट दृष्टि दोष का तीसरा कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, और ये दूरी बढ़ इसलिए जाती है कि नेत्र गोलक का व्यास, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ने से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। और यही कारण है कि दूर स्थित वस्तु को आंख स्पष्ट देख नहीं सकती क्योंकि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। इस निकट दृष्टि दोष का दूसरा कारण है नेत्र लेंस का क्या हो जाना। नेत्र लेंस के मोटा हो जाने से उसकी फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। फोकस दूरी घट जाने से क्षमता। तो निकट दृष्टि दोष के कुल कितने कारण? अनंत, आंखों का दूर बिंदु अनंत से कम हो जाता, आंखों का दूर बिंदु अनंत से कम हो जाता है। आंखों नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है लेकिन निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। और यही कारण है कि निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु को व्यक्ति स्पष्ट देख पाता है। एक निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके कारण घट जाती है? और निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता क्या होती है? क्लियर हुआ? समझे? एक बार फिर से कारण बता रहे हैं। निकट दृष्टि दोष में पहला कारण दूर बिंदु क्या होता है? अनंत से कम हो जाता है, अनंत से कम हो जाता है। दूसरा कारण नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। तीसरा कारण नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती है। चौथा कारण दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बनता है। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। नेत्र नेत्र लेंस की फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी तथा क्षमता बढ़ जाएगी। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि नेत्र लेंस क्या हो जाता है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। लेंस लेंस और कोई कारण नहीं है, बस ये 6 कारण जिसमें निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों। क्लियर? कोई दिक्कत? आइरिस का फैलना सिकुड़ना तेज और मंद प्रकाश में बता दीजिए। तेज प्रकाश में आइरिस फैलकर पुतली को छोटा करेगा और कम प्रकाश में सिकुड़ कर पुतली को बड़ा करेगा। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं कहीं समझ में आ रहा है। अरे तेज प्रकाश में कम प्रकाश जानी चाहिए। जब हम तेज प्रकाश में जाएंगे तो कम प्रकाश आंखों में जानी चाहिए, और कम प्रकाश आंखों में जाए इसलिए पुतली छोटा होनी चाहिए। पुतली छोटा होनी चाहिए। पुतली छोटा तब होगा जब आइरिस फैल कर उसे क्या करेगा, छोटा करेगा। फैल कर क्या करेगा, छोटा करेगा। फैलेगा आइरिस तो पुतली क्या होगा, और सिकुड़ेगा आइरिस बड़ा होगा। ठीक है यार? चलिए इस तरह फिर से करा कि एकोमोडेशन फिर से बता दीजिए। फिर से बताने लगेंगे तो पता चलेगा। वीडियो पड़ा हुआ उसको देखिए जी। ठीक है? तो कारण समझ गए? इतने कारण याद रहेगा कि नहीं? बिल्कुल याद रहेगा। समझे? निकट दृष्टि दोष समझे कि नहीं समझे? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई। निकट दृष्टि दोष का सबसे मेन कारण दूर का बिंदु अनंत से कम हो जाता, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिसके कारण नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी। क्षमता, नेत्र लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। नेत्र लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? निकट दृष्टि दोष में कोई दिक्कत? निकट दृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग में बनता है? कहां पे? रेटिना पर बनता है। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में आंख निकट के वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, इसीलिए निकट दृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा। कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा। निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता, और रेटिना से पहले इसलिए बनता कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती, इसीलिए प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। क्लियर बात समझ में आया? निकट दृष्टि दोष समझ में आया? अब आया दोस्तों लॉन्ग साइटनेस या हाइपर मेट्रोपिया, यानी दूर दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष याद हो गया है, ठीक उसका उल्टा, ठीक उसका उल्टा। अभी निकट दृष्टि दोष को हम दूर कैसे करेंगे इस पर नहीं आएंगे, आएंगे एक साथ। दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष का ठीक क्या है, ठीक उल्टा।
जितना चीज निकट दृष्टि दोष में पड़े हैं उसको उल्टा कर दीजिए दूर दृष्टि दोष। उदाहरण के लिए निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई, लेकिन दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है। दूर का दिखाई, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, ऐसी बात नहीं है। स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी धुंधला दिखेगा आपको। निकट स्थित वस्तु धुंधला दिखाई देगा इस दोष वाले आंख को, लेकिन दोस्तों स्पष्ट दिखाई। आंखों का ऐसा दोष जिसमें दूर दृष्टि दोष, आंखों का ऐसा दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु दिखाई दे लेकिन निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, तो इस दोष को क्या कहते हैं? यानी दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, निकट का दिखाई। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, निकट का स्पष्ट दिखाई। अब इसके क्या कारण है? तो जितने कारण निकट दृष्टि दोष में गणवाए थे ना जी, जितने कारण निकट दृष्टि दोष में गणवाए थे ना, उसका उल्टा करते जाइए। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, मतलब इस दोष में आंखों का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। दूर दृष्टि दोष में आंखों का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, यानी दूर दृष्टि दोष में आंखों के कौन बिंदु गड़बड़ाते हैं? निकट बिंदु। दूर दृष्टि दोष में आंखों के कौन बिंदु गड़बड़ाते हैं? निकट बिंदु में किस तरह का परिवर्तन आता है? दूर दृष्टि दोष में आंखों का कौन सा बिंदु गड़बड़ाता है? दूसरा कारण नेत्र गोलक का छोटा होना। दूर दृष्टि होने का दूसरा कारण क्या है? नेत्र गोलक के छोटा होने से नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच दूरी, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच दूरी क्या होती है? घट जाएगी। क्या होगी? अब नेत्र लेंस रेटिना के बीच दूरी घट जाती है, जिसके कारण दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा बताइए? निकट आया तो रेटिना के पीछे बनता, रेटिना के पीछे बनता, रेटिना के पीछे बनता, रेटिना के पीछे बनता। क्लियर हो गया? अगला कारण नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना। दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस क्या हो जाते हैं? पतला हो जाते हैं। नेत्र लेंस के पतला होने से ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, तथा क्षमता घट जाती है, क्षमता घट जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत? क्या हुआ? दूर स्थित निकट, निकट, यहां पर निकट ना, निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के
पीछे बनता है। दूर स्थित वस्तु जो है, दूर स्थित वस्तु जो है वो तो स्पष्ट दूर दृष्टि दोष में दिखाई देता ही है। क्लियर हो गया दोस्तों? एक बार फिर से देखिए, याद करने का कोशिश कीजिए। लॉन्ग साइटनेस या हाइपरमेट्रो या फिर दूर दृष्टि दोष, आंखों का ऐसा दोष जिसमें आंख दूर के वस्तु को देख सके लेकिन निकट के वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष का पहला मेन कारण निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से, दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक, दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी, दूर दृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस पतला हो जाता है, दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा क्षमता, फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा क्षमता। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब आइए दोस्तों, हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पढ़ लिए हैं। दोनों दोष एक दूसरे के ठीक क्या हैं? आइए पहले हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में एक अंतर को समझते हैं फिर से। क्या दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में अंतर है? दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इसीलिए दोस्तों आइए हम पहले निकट दृष्टि दोष और दूर, बात मत करिए, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसके बीच अंतर को बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन याद करने से एलपी निकल जाएगा, नहीं एलपी नहीं निकलेगा दोस्तों, ठीक है? आइए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बीच क्या अंतर है उसको समझ लेते हैं। वैसे अब आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, फिर भी एक बार आपके सामने अंतर को ढूंढते हैं, फिर लिखते हैं ताकि आपको क्लास में याद हो जाए। सबसे पहला अंतर, निकट की लाइन कटा होगा, आ जाएगा 2 मिनट में, थी 2 सेकंड में जनरेटर स्टार्ट। अरे पीछे आइए, ये क्या हो रहा बार बार? क्या नौटंकी चल रहा है जी? बुलाओ बिजली मिस्त्री को, बुलाओ जब गड़बड़ है। वन सेकेंड, पिछले क्लास में ही गड़बड़ी था, अभी तक बिजली मिस्त्री बुला के ठीक करवा लेनी चाहिए। ध्यान दीजिए, आ जाएगा, आ जाएगा। निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है। क्लियर? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है। दूसरा अंतर, अरे एक मिनट, एक मिनट, आइए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई, पहला अंतर। दूसरा, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु
दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्लियर? दो अंतर समझ में आया? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगला अंतर, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या होता है? बड़ा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या होता है? बड़ा हो जाता है। दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है। नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है। नेत्र लेंस की क्षमता तो बढ़ जाती है। अब फोकस दूरी की बात करें, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी इसमें घट जाती है, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला और मेन अंतर जो हम बताए नहीं अभी तक कि निकट दृष्टि को दूर करना है तो कौन लेंस? अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन लेंस की आवश्यकता पड़ती है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में इन 5 मुख्य अंतरों को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। 5 मुख्य अंतर को याद रखिएगा। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष में यानी जो दोष है वहां का वस्तु दिखेगा। जो दोष है वहां की वस्तु निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखेगा, दूर दृष्टि दोष में जो दोष है वो दिखेगा। जो दोष है वो निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखेगा, दूर दृष्टि दोष में जो दोष है उसका उल्टा नहीं दिखेगा। यानी निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या हो जाता है? दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक। निकट दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी और दूर दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष को किससे दूर करेंगे? दूर दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी घटने से क्षमता लेंस की बढ़ेगी और इसमें फोकस दूरी बढ़ने से लेंस की क्षमता घटेगी। कोई दिक्कत? क्या निकट दृष्टि दूर दृष्टि समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा लेंस? कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए अगला दोष है निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के किस हिस्से में बनता है? सुनिए सवाल को, पहले सुनिए सवाल को। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखेगा और अगर निकट का दिख रहा तो इसका मतलब निकट का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना। ध्यान रखिएगा।
वही वस्तु दिखेगा जिसका प्रतिबिंब रेटिना के येलो स्पॉट पर बने, यानी रेटिना पर बने। रेटिना के आगे बनेगा तो नहीं दिखेगा, पीछे बनेगा। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, मतलब निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है, तो दूर का प्रतिबिंब कहां बनता है जो नहीं दिखता है? रेटिना से। यानी निकट है तो पहले, दूर है तो बाद में। समझे? लॉजिक समझिए। निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, दूर दृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। निकट दृष्टि दोष में आंखों के कौन से बिंदु गड़बड़ाते हैं? अब कहिए, देखिए क्लास में हल्का फल्का कंफ्यूजन होगा ही होगा। आप घर पर जाकर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना? 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसान है इसको याद करना, लेकिन दर पर आ जाते हैं झूठ मूठ के लोग। तो यहां पर हम अभी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को समझा दिए ना। अब सवाल नहीं पूछेंगे, पता है कि सब फंसेगा इसमें, ठीक है? अगला क्लास में सवाल पूछेंगे। और कुल निकट दृष्टि दोष होने के 4 का 6 कारण बताए हैं, और दूर दृष्टि दोष के 6 कारण बताए हैं। क्लियर? बताए ना? अब आप निकट दृष्टि दूर दृष्टि के बीच क्या अंतर है, इस अंतर को कॉपी पर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्लियर? एकरा हमको धोखा दे दिया, क्या करे? कौन धोखा दिया? चलिए दोस्तों, रंजन सिंह, रंजन सिंह। चलिए दोस्तों, अब अगला है प्रेस बायोपिया। इसको थोड़ा सही करिएगा, जरा दृष्टि दोष। आइए इसको समझते हैं, इसको थोड़ा ध्यान खोलकर समझिएगा। प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। आंखों का यह दोष उम्र ढलने के बाद होता है, ठीक है? हालांकि अभी वर्तमान समय में कौन रोग कहां हो जाए कौन मुश्किल है, लेकिन ये रोग जो है प्रेस बायोपिया, ये उम्र ढलने के बाद होने वाला रोग है। जब आंख में, हल्ला मत करिए दोस्तों, हल्ला मत करिए। बातचीत काहे कर रहे हैं? बातचीत मत करिए, बातचीत मत करिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आंख में एक साथ निकट दृष्टि दोष और दृष्टि दोष दोनों हो जाए तो इसे ही क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। जब आंख में निकट दृष्टि दोष भी हो जाए और दूर दृष्टि दोष भी हो जाए, एक साथ दोनों दोष हो जाए, तब इसी स्थिति को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। या आंखों का ऐसा दोष जिसमें दूर की भी वस्तु दिखाई और न ही निकट की वस्तु दिखाई, तो उसे हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। जब आंख न तो दूर के वस्तु को देख पाता है, जब न ही निकट के वस्तु को देख पाता है, तब हम कहते हैं कि आंख किस दोष से ग्रसित है? जरा दृष्टि से दोष से ग्रसित है, जरा दृष्टि दोष से ग्रसित है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष में दूर का दिखाई नहीं देता और दूर दृष्टि दोष में निकट का दिखाई नहीं देता, और एक साथ दोनों दोष हो जाए तो इसे क्या कहते हैं?
एक साथ दोनों जैसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। क्लियर हो गया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आप ये जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस चाहिए? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस चाहिए? अवतल लेंस चाहिए दूर दृष्टि को दूर करने के लिए। उत्तल लेंस चाहिए दूर दृष्टि को दूर करने के लिए। उत्तल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या चाहिए? अवतल लेंस दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। उत्तल लेंस चाहिए दूर दृष्टि को दूर करने के लिए। उत्तल लेंस चाहिए और जरा दृष्टि दोष तो दोनों मिलाकर न हुआ। तो इसलिए दोस्तों जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोनों लेंस की आवश्यकता पड़ती है। अवतल लेंस की भी आवश्यकता पड़ती है और तो इस जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोनों लेंस की आवश्यकता पड़ती है। ऊपर में रहता है दोस्तों कौन लेंस? अवतल और नीचे में उत्तल। और ऐसे लेंस को दोस्तों ऐसे लेंस को क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा लेंस जिसमें दो दो लेंस लगा उसे क्या कहते हैं? ऐसा लेंस जिसमें दो दो लेंस लगा उसे क्या कहते हैं? बाइफोकस लेंस के ऊपर में क्या होते हैं? अवतल। नीचे में क्या होते हैं? उत्तल। उत्तल नीचे में इसलिए होते हैं कि उत्तल कौन दोष के लिए है? दूर दृष्टि दोष में निकट का दिखता तो निकट का देखने के लिए नजर नीचा करेगा जी, इसीलिए उत्तल को क्या करता है? नीचे। और अवतल लेंस किसके लिए है? यानी दूर के वस्तु को देखने के लिए। तो दूर के वस्तु को देखेगा तो नजर उठा के न देखेगा, इसीलिए अवतल लेंस को क्या रखा जाता है? यानी उत्तल लेंस निकट के वस्तु को देखता है, अवतल लेंस के द्वारा दूर के वस्तु को देखता है। और दूर के वस्तु को देखने के लिए व्यक्ति नजर उठाएगा और निकट के वस्तु को देखने के लिए नजर झुकाएगा, इसलिए उत्तल लेंस नीचे, अवतल लेंस। ऐसे लेंस जिसमें दो लेंस लगा उसे क्या कहते हैं? यानी जरा दृष्टि दोष प्रेस वायु को दूर, प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? एक बार फिर से आइए। बफरिंग कर रहा है। करें निकट दृष्टि दोष कैसे होगा दोस्तों? काहिल होगा। निकट दृष्टि दोष काहिल होगा, नहीं होगा? क्या हुआ? अब जिसको होगा उसको 6 कारण में कोई एक कारण होगा, उसके कारण होगा। सवाल पूछ रहा है डोली कुमारी, ठीक है, निकट दृष्टि दोष ठीक कैसे होगा? ओ ठीक कैसे होगा? और ठीक तो होगा निकट दृष्टि दो अवतल लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा? आइए आइए दोस्तों, प्रेस बायोपिया को एक बार और समझते हैं। प्रेस बायोपिया को उम्र ढलने के साथ बातचीत नहीं, उम्र ढलने के साथ जब आंखों में एक साथ निकट और दूर दृष्टि हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? कुछ उम्र ढलने के साथ, उम्र ढलने के साथ जब आंखों में एक साथ निकट और दूर दृष्टि दोष हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? या उम्र ढलने के साथ न तो दूर की वस्तु दिखे न ही निकट के वस्तु दिखे तो इसे क्या कहते हैं? अब चूंकि जरा दृष्टि दोष में दोनों प्रकार के दोष एक साथ आंखों में होते हैं, इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए दोनों लेंस की आवश्यकता पड़ती है। और जब एक लेंस में दो लेंस लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाइफोकल लेंस के ऊपर में क्या होता है? अवतल। नीचे में क्या होता है? उत्तल। क्लियर हो गया? अब अगला है ऐसे टिग
मैटिज्म, एस्टिगमैटिज्म, अबिंदुकता, एस्टिगमैटिज्म। अबिंदुकता का परिभाषा नोट में थोड़ा गलत लिखा हुआ, पहले इसको आप सही कर लीजिए। देखिए थोड़ा नोट, अबिंदुकता, थोड़ा ऑनलाइन वाले दोस्तों भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अबिंदुकता का जो पहला लाइन है ना वो गलत है, तो उसको सुधार कर लीजिए। पहले आप देखिए क्या गलत है। इस दोष वाला आंख, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इस दोष वाला आंख एक ही ऊंचाई की, पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको क्लियर समझाते हैं। क्षैतिज तथा उदग्र, उदग्र मतलब वर्टिकल, उदग्र वस्तु को, उदग्र वस्तु को एक लंबाई में या एक साथ नहीं देख सकता है। अब इस अनुरूप सुधार कर लीजिए, यानी कि इसमें इस दोष वाला एक ही ऊंचाई की क्षैतिज तथा उदग्र वस्तु को के बाद एक लंबाई की क्षैतिज उदग्र वस्तु, इसको काट दीजिए। बिहार दरोगा न्यू टारगेट बैच स्टार्ट कीजिए। हिमांशु कुमार जो चल रहा उसी में लीजिए ना दोस्तों। एक बैच 4 घंटे का, एक बैच शुरू करने में हालत खराब है। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि पढ़ाना बहुत आसान है। हाँ, बहुत सब कुछ हमको यादें रहता है, आते हैं बकबक करके निकल जाते हैं, बस यही है टीचिंग प्रोफेशन। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 घंटा 1.5 घंटा क्लास लेने के लिए 4 घंटा खुद से मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, अब थोड़ा हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ प्लस पॉइंट का काम करता है। लेकिन आप अगर चाहते हैं टीचिंग प्रोफेशन में करियर बनाना, तो आपको शुरुआत में 1 घंटा क्लास के लिए 2-3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर 1 घंटा क्लास लेने लायक बनिएगा। क्लियर? सही कर लिए? तो अबिंदुकता, इस दोष वाला आंख एक ही ऊंचाई की क्षैतिज तथा उदग्र वस्तु को एक लंबाई में या एक साथ नहीं देख सकता। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये जोड़े हैं कि एक साथ नहीं देख सकते, बाकी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं जोड़े हैं। तो इस दोष वाला आंख एक ही ऊंचाई के क्षैतिज तथा उदग्र वस्तु को एक लंबाई में या एक साथ नहीं देख सकता, एक लंबाई में या एक साथ नहीं देख सकता। क्लियर? अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहले ये समझिए। ये वस्तु है, मान लीजिए दोस्तों ये एक वस्तु है। ये वस्तु किस रूप में है? क्षैतिज, यानी कि हॉरिजॉन्टल। एक दूसरी वस्तु ये वस्तु किस तरह रखा हुआ है? वर्टिकल, यानी क्या? उदग्र। 2 वस्तु एक साथ रखा हुआ है। अब अबिंदुकता से एस्टिग्मेटिज्म में युक्त आंख
अबिंदुकता दोष युक्त आंख एक साथ इस दोनों को देख नहीं पाएगा। एक बार में ये देखेगा या ये देखेगा, दोनों को एक साथ देखने में उसको जो है दिक्कत होगा, और दोनों को एक साथ देखेगा भी तो उसका लंबाई का सही सही अंदाजा वो नहीं लगा पाएगा। आप देख रहे हैं ना जी, आपको नहीं है अबिंदुकता, हाँ ठीक है। लेकिन जिसको अभी देखिए, एक वस्तु वर्टिकल रखा हुआ है, एक वस्तु, तो जिसको अबिंदुकता रहेगा ये दोनों वस्तु एक साथ नहीं देख पाता है। एक बार स्पष्ट रूप से या तो क्षैतिज देखेगा या स्पष्ट रूप से किसको देख पाएगा, उदग्र। और दोनों को एक साथ देखने का कोशिश करेगा, वो देख तो लेगा लेकिन उसके लंबाई का उसका सही सही अंदाजा, जैसे यहां पर इसकी लंबाई लगभग बराबर है ना, आपको अंदाजा लग रहा है लगभग बराबर है, लेकिन अबिंदुकता वाला आंख ये पता नहीं लगा पाएगा कि दोनों वस्तु की लंबाई लगभग बराबर है। तो जब आंख एक साथ क्षैतिज और उदग्र वस्तु को नहीं देख पाती है, तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं, ऐसे दोष को क्या कहते हैं? क्लियर हो गया। और इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस की जरूरत पड़ती है। कौन सा लेंस का? बेलनाकार लेंस। और बिंदुकता दूर करने के लिए किस लेंस की आवश्यकता पड़ती है? सिलिंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस की आवश्यकता पड़ती है। किस लेंस की आवश्यकता पड़ती है? आगे बढ़े। चक्कर आ गया, जाने दीजिए, गर्मी है, चक्कर आएगा, ठीक है। गजब, पहले लड़की को चक्कर आता था, आजकल लड़कियों को चक्कर आ रहा है। अरे अल्लाह मत करिएगा। अगला दोस्तों कैटरेक्ट, इसको समझिए। कैटरेक्ट मोतियाबिंद। अरे हल्ला हो रहा बहुत। एक भी ऑनलाइन वाला सब हल्ला नहीं करता, खाली ऑफलाइन वाला। कैटरेक्ट। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, ले लेते हैं शायद आप। रोशन कुमार, निकट दृष्टि दोष के लिए लेजर ट्रीटमेंट कैसा रहेगा? लेजर ट्रीटमेंट, अब देखिए, लेजर ट्रीटमेंट अगर आपको सेना में नहीं जाना है तो लेजर ट्रीटमेंट हमारे सलाह से, यानी कि जैसे मेरा चश्मा हम लगाते हैं, ठीक है ना। अब चश्मा को हटाने का है कि लेजर ट्रीटमेंट अगर हम अपने आँख का कर लेंगे तो चश्मा मेरा क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत लोग का आँख खराब होते हैं, लेकिन उसका ख्वाब होता है कि हम सेना में जाए, वायु सेना में जाए, वहाँ तो आँख बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ऐसे आँखों को लेजर ट्रीटमेंट करा करके सही किया जाता है, और सेना में उसका मान्य है, ठीक है ना। तो अगर आपका सेना में जाने की इच्छा नहीं है तो फिर लेजर ट्रीटमेंट नहीं है, चश्मा पहन के ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो जिसका आंख खराब नहीं होता वो चश्मा खरीद कर पहनता है, क्या? बहुत लोग शौक से चश्मा पहनता है। तो अगर किसी का आंख खराब है और उन्हें सेना में जाने का कोई इच्छा नहीं है तो लेजर ट्रीटमेंट नहीं कराए तो हमारे अनुसार से बेहतर होगा, किसी और के अनुसार से सही हो सकता है। हमारा सलाह यही रहेगा कि अगर किन्हीं को सेना, वायुसेना में जाने की इच्छा नहीं है तो लेजर ट्रीटमेंट ना कराए। मोतियाबिंद कैटरेक्ट पर आइए दोस्तों। कैटरेक्ट क्या है? कैटरेक्ट को समझने के लिए हम आंखों के, आप जानते हैं दोस्तों, ये है आंख और है ये सिलियरी, और उस पर लेंस लगे हैं, और ये मान लेते हैं दोस्तों क्या है? रेटिना। तो आंखों में लेंस जिस मांसपेशी पर टिका रहता उसे क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशी। आंखों का लेंस जिस मांसपेशी के ऊपर टिका रहता है
वो क्या कहता है? सिलियरी मसल्स। तो समय बीतने के साथ सिलियरी मसल्स में जब वृद्धि होने लगती है, ग्रोथ होने लगता है, तो सिलियरी मसल्स ग्रोथ करते करते सिलियरी मसल्स ग्रोथ करते 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 ये लेंस के ऊपर चढ़ जाते हैं और लेंस को पूरी तरह से क्या करते हैं? ढक देते हैं। सिलियरी मसल्स जिस पर आंखों का लेंस टिका रहता है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ सिलियरी मसल्स में ग्रोथ होते जाते हैं और सिलियरी मसल्स ग्रोथ करके आंखों के लेंस के ऊपर एक परत बना देता है। सिलियरी मांसपेशी का ग्रोथ होने के कारण जब लेंस के ऊपर परत बन जाता है तो प्रकाश लेंस को पार करके रेटिना तक पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और इसी को स्थिति को कहते हैं मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। क्लियर हो गया? तो कैटरैक्ट में व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कैटरैक्ट वाले स्थिति में, मोतियाबिंद वाले स्थिति में आंखों के भीतर प्रकाश जाना बंद हो जाता, आंखों के भीतर प्रकाश जाना बंद हो जाता और ये बीमारी होती है सिलियरी मांसपेशी के तेज ग्रोथ के कारण। अब इसका एक ही उपाय है, ऑपरेशन। दूसरा कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर मोतियाबिंद का सफलतम उपचार करते हैं ऑपरेशन के द्वारा। ऑपरेशन में डॉक्टर इतना दूर को काट कर क्या कर देते हैं? हटा देते हैं और उसके बाद बाहर से नया लेंस लगा देते हैं, जिससे व्यक्ति और पहले से बेहतर देख पाता है। दोस्तों, तो मोतियाबिंद कैटरैक्ट का इस्तेमाल जो है मोतियाबिंद जो होता है उसे एक ही तरह से दूर किया जाता है, केवल ऑपरेशन के द्वारा। ऑपरेशन के द्वारा। ऑपरेशन में सिलियरी मांसपेशी के ग्रोथ को काट कर क्या किया जाता है? सिलियरी मांसपेशी के ग्रोथ को काटा जाता है तो लेंस खराब हो जाते हैं आंखों का, तो इसीलिए डॉक्टर उसको भी क्या कर देते हैं? हटा देते हैं और एक बेहतरीन कृत्रिम लेंस आंखों में लगा देते हैं। क्या? नहीं, वो प्रोटीन का बना नहीं होता। आंखों का केवल प्राकृतिक लेंस ही प्रोटीन का बना होता है। अब आइए दोस्तों, अगला रोग है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस यह एक आनुवंशिक रोग है जो मुख्यतः पुरुषों में होता है, यानी महिलाओं में नहीं होता है। लेकिन महिलाएं इसके वाहक होती है, महिला इसके वाहक होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्धानता एक प्रकार का कैसा रोग है? आनुवंशिक रोग है, यानी रोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। अगर आपके वंश में किसी को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो फिर आपके वंश में किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो भी नहीं सकता। लेकिन आपके परिवार में दादा को या कभी कभार नाना मामा को भी है तो संभावना बनी रहती है कि आपको भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। दोनों तरफ से होते हैं। माँ के फैमिली के तरफ भी किसी को है तो भी आपको होने की संभावना है, पिता के फैमिली के तरफ से है तो भी आपको होने की संभावना है। समझे कि नहीं समझे? तो यह एक आनुवंशिक रोग है और यह आनुवंशिक रोग केवल किसमें होते हैं? पुरुषों में होते हैं, महिलाओं में नहीं होते हैं। आप सुने भी नहीं होंगे कि किसी लड़की को या महिला को कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो ये केवल किसमें होते हैं? पुरुषों में होते हैं। और ये कैसा रोग है? और आनुवंशिक रोग है तो इसका इलाज भी संभव
अनुवंशिक रोग का कोई इलाज संभव नहीं है। अब इस रोग में होता क्या है दोस्तों, इस रोग में होता क्या है, इस रोग में व्यक्ति लाल तथा हरे रंग की, लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। क्लियर। कलर ब्लाइंडनेस वाला आंख को किन रोगों को पहचान करने में दिक्कत, किन रंगों को पहचान करने में दिक्कत, लाल तथा हरे रंग को पहचान करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। क्लियर हो गया, बात समझ गए। कभी कभी तो कुछ स्थिति में क्या होता है, कुछ कलर ब्लाइंडनेस वाले को लाल हरा दिखता, हरा लाल दिखता, हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता है। अधिकांशतः लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाती है, और कुछ व्यक्ति में तो इस तरह का कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है कि उसको लाल रंग हरा दिखने लगता है और हरा रंग लाल दिखने लगता है, लाल रंग हरा दिखने लगता है, हरा रंग लाल दिखने लगता है। अब कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो इसका किसी भी तरह का कोई उपचार संभव है, क्योंकि ये कैसा रोग है, कलर ब्लाइंडनेस वाले रोग का कोई इलाज नहीं होता है, और इस रोगी का ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए नहीं जाते हैं। यानी कलर ब्लाइंडनेस वाला का ड्राइवरी लाइसेंस बनाने पर रोक होता है। वैसे आप जानते हैं रेलवे में भी नौकरी दिया नहीं जाता, रेलवे में सारा खेल ही लाल हरा पर है कि नहीं, रेलवे में सारा खेल ही लाल और हरे रंग पर है। इसलिए रेलवे में कलर नाइट ब्लाइंडनेस का जरा सा भी गुण दिखने पर वो रेलवे की नौकरी के लिए अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोस्तों एक चीज को समझते हैं कि मानव आंख की, मानव आंख की कार्य प्रणाली बिल्कुल मिलता है दोस्तों कैमरा के कार्य प्रणाली से। और अभी का हम डिजिटल कैमरा की बात नहीं कर रहे हैं, वो कैमरा जिसमें फोटोग्राफिक प्लेट जिसको आम बोलचाल की भाषा हम लोग निगेटिव बोलते थे। क्या बोलते थे? तो यहां पर हम उन कैमरों की बात करें किए हैं जिस कैमरा में निगेटिव लगता है। हालांकि अब वो कैमरा केवल संग्रहालय में ही मिल सकता है, वो कैमरा अब तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, डिजिटल कैमरा आ गया है दोस्तों। तो मानव की जो कार्य प्रणाली है ठीक उसी प्रकार की है जैसा कैमरा की कार्य प्रणाली। यहां किस कैमरा से हम तुलना कर रहे हैं, इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? उस कैमरा में जिसमें फोटोग्राफिक प्लेट या निगेटिव का प्रयोग किया जाता था। तो मानव की आंख की कार्य प्रणाली बिल्कुल किसके समान है? और मानव के आंख और कैमरा में कई समानताएं भी है और कई असमानताएं भी है। तो अब इसी बात को हमें समझना है कि आखिर मानव के आंख और कैमरा के कार्य प्रणाली में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। मानव के आंख और कैमरा में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। समानताएं क्या है और असमानताएं क्या है? पहली समानता ध्यान दीजिएगा, अगर बात करिएगा तो आंखों के आगे में लेंस होते हैं, पीछे में, ठीक इसी प्रकार किसमें होता है? कैमरा में भी आगे लेंस, पीछे निगेटिव। जिस तरह आंख में आगे लेंस, पीछे, ठीक उसी तरह कैमरा में भी आगे लेंस, पीछे फोटोग्राफिक प्लेट होता है, यानी निगेटिव होता है।
आंख में जो काम रेटिना करता है कैमरा में वही काम निगेटिव करता है। आंख में जो काम आयरिस करता है कैमरा में वो काम शटर करता है। नहीं, डायफ्राम, डायफ्राम, डायफ्राम है कि नहीं है? कैमरा में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण डायफ्राम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो कैमरा में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए डायफ्राम होता है। ठीक उसी तरह आंख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आयरिस होता है। कौन होता है? आयरिस। तीसरी समानता, कैमरा में जो काम शटर का होता है आंखों में वही काम पलक का होता है। 3 समानता बताएं। कैमरा के आगे लेंस पीछे, सॉरी, आंख में आगे लेंस पीछे, ठीक उसी तरह कैमरा में भी आगे लेंस पीछे निगेटिव। कैमरा में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए डायफ्राम होते हैं, आंखों में आयरिस होते हैं। आंखों में जिस तरह पलक का काम है कैमरा में उसी तरह शटर का काम है। ये 3 समानता है। लेकिन असमानताएं, कैमरा कृत्रिम है, मानव का आंख प्राकृतिक है। कैमरा के फोटोग्राफिक प्लेट या निगेटिव पर बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है, लेकिन रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है। आंखों के लेंस का फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशी बदल सकता है, जबकि कैमरा में ऐसा नहीं हो सकता। अब पढ़िए एक बार कैमरा और आंख के बीच समानताएं और असमानताएं को एक बार पढ़िए। क्या? क्लियर दोस्तों? लगता है आज समाप्त नहीं हो पाएगा, एक क्लास और लगेगा दोस्तों, ठीक है? तो कैमरा आंख में कोई दिक्कत नहीं ना? पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो याद करने वाला फैक्चुअल बात है। जो कहिएगा उसमें समझने वाली कोई बात है, फैक्चुअल बात है। ठीक है दोस्तों, एक क्लास, अगला क्लास में, रुक जाइए थोड़ा दूर, अगला क्लास में ये चैप्टर समाप्त कर देगा। और ध्यान रखिएगा, दूरबीन और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ना नहीं है, वो सिलेबस से बाहर है। ऑब्जेक्ट ने नोमरिकल कराने के बाद अगला खत्म करेंगे न, तब डलवा देंगे। निकलिए निकलिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, एकेडमी का बैग किसको किसको मिलेगा? बैग सबको मिलेगा, हमको भी मिलेगा, सबको मिलेगा दोस्तों। ना एक साथ कैसे होगा ऐसा? ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम। मिलते हैं अगले क्लास में।